नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। टीम पटना के होटल ताज में कई दौर की अहम बैठकों में शामिल होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। खुद CIC के नेतृत्व में EC की टीम बिहार के दौरे पर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि आज की PC का मुद्दा कुछ और है। कार्यक्रम के मुताबिक टीम राज्य के मुख्य सचिव, DGP और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। बैठकों के बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके अब तक की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपको बता दें EC की 2 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में इसे देखा जा रहा है और वोटिंग की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार, जय श्री राम। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार में क्या कुछ होने वाला है? क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है आज? सभी को नमस्कार। देखिए, तारीख का ऐलान तो मेरे समझ से दिल्ली में होना चाहिए, बट जो लोग ये समझ रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और डेमोक्रेसी खत्म होने वाला है, उनको ये सब चीज देखना चाहिए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन क्रमवार तरीके से स्टेजेस में पहले SIR कराया। अब आप देखिए कि SIR मुद्दा जो लेकर के राहुल गांधी बिहार में ढोल पीट रहे थे, कहाँ गया वो SIR का मुद्दा? कहाँ गया वो रैली? कहाँ गया वो वोट चोर और गद्दी छोड़? आप ये समझिए कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन इन्होंने धो दिया, करोड़ों रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया वोट चोरी के नाम से, SIR के नाम से। उग्रवादी मानसिकता के साथ ये बिहार गए थे, वहां माँ बहन की गाली हुई, मोदी को इन्होंने माँ बहन की गाली दिया। कहाँ गया वो SIR का मुद्दा? कहाँ गया वो वोट चोरी का मुद्दा? तो मैं आपके जितने भी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इलेक्शन जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन क्रमवार तरीके से काम करता है। तो पहले वोटर लिस्ट को या तो SIR के माध्यम से, जो कि पहली बार बिहार में हुआ है, वरना ये लिमिटेड वे में भी होता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, आपका हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आपका मध्य प्रदेश में हुआ। तो इस तरह से एक्टिविटी हो, बट बिहार में इस बार SIR हुआ, ये स्टेज 1 था। अब जब एक बार वोटर लिस्ट हो जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, जिसके लिए वो पटना में आज भी बैठे हुए हैं, आज वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। तो ये सब करने के बाद वो वापस दिल्ली आएंगे और आपको याद होगा, आपके श्रोताओं को याद होगा कि 7 तारीख शायद या 7 या 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के लिए वो डेट दिया हुआ है। ये जो SIR का जो मुद्दा था उसका डेट दिया हुआ है। तो मेरे समझ से 7 या 8 तारीख को एक बार वो जजमेंट आ जाए, या जजमेंट आने तक ये 3, साढ़े 3, 4 बजे शाम तक वो जजमेंट कुछ आएगा, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगा। और या तो 1 फेज में या 2 फेज में, वहां बिहार में 2 मत है, हर पार्टी 1 फेज या 2 फेज के लिए एग्री कर रही है। तो मेरे समझ से 28 दिन का जो पीरियड जो होता है वो दे करके ये 1 या 2 फेज में, मेरे समझ से 2 फेज में इलेक्शन होगा। और ये 15 तक ये रिजल्ट 15-17 तक रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो अविनाश जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? क्या कुछ कहने वाले हैं? देखिए, इस प्रेस का मैंने यही बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमेशा यही रहेगा। आपने देखा होगा पूर्व में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद ये आके बताता है कि इलेक्शन किस तरीके से होगा, और इलेक्शन हो जाने के बाद ये बताता है किस तरीके से इलेक्शन हुआ, चाहे वो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज हो, नंबर ऑफ बूथ हो, नंबर ऑफ वोटर हो, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हो, नंबर ऑफ EVMs हो, हर चीज के बारे में वो ब्यौरा देते हैं। और यही डेमोक्रेसी की पहचान है, यही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है, यही पारदर्शिता की पहचान है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अविनाश जी, विपक्ष ये कहता आ रहा है कि जो SIR की प्रक्रिया बिहार में हुई है, इतने बड़े स्तर पर लाखों वोट कभी भी हटाए नहीं गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कहता है और विपक्ष और सत्ताधारी दल क्या कहता है, ये कहने पे हम नहीं जाएंगे। हमें प्रमाण चाहिए, आपके दर्शक को प्रमाण चाहिए। आप एक इतने बड़े मीडिया हाउस से प्रामाणिक तौर पे आप काम करते हैं, तो आप भी प्रमाण के ऊपर जाएंगे। अब कौवा कान ले गया,
मैंने आपको यही कहा कि एसआईआर में कह रहे थे कौवा कान लेके आगे। भाई जिसका वोट कटा है वो बंदा है कहाँ? वेयर इज दोज पीपल? बस एक सीपीआईएमएल बिहार में छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि 3-3.5 लाख जो संदिग्ध लोग हैं जिनका नाम कटा है और जिनका जो उन्होंने अप्लाई किया और उनको वोटर आई कार्ड नहीं मिला है, तो ठीक है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम देखेगा। अगर किसी की नागरिकता शक के दायरे में आती है तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम का देखना है। इलेक्शन कमीशन तो नागरिकता तय नहीं करता है। हाँ, अगर उसको इस बात का कोई शक लगता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड हैं या जो भी है, तो वो रेफर होता है। अब आगे की कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ होम देखेगी। पर इस तरह से धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज बिहार में ईसी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा अभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगा ईसी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छिंदवाड़ा की स्पेशल टीम ने बच्चों को यह संदिग्ध सिरप कोल्ड्रिफ लिखने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राज्यपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सिरप का उत्पादन करने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी मामला दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा एसपी ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप का निर्माण करने वाली तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मैसर्स श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और दवा लिखने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई बीएमओ डॉक्टर अंकित सैलाम की शिकायत पर की गई है। शिकायत में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनी द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध थी, जिसके उपयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर और जानलेवा असर पड़ा है। प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोरों को भी सख्त चेतावनी जारी की है और यदि किसी भी स्टोर पर यह संदिग्ध सिरप कोल्ड्रिफ बिक्री के लिए पाया जाता है तो उस स्टोर का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आपको इस ग्राफिक के जरिए बताते हैं कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल हो गई है और कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल हो गई है और कई बच्चों की मौत भी हो गई है। अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है। सिरप में पाया गया जहरीला केमिकल जिसके कारण बच्चों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और आपको बता दें राज्य सरकार ने सिरप पर बिक्री पर रोक लगाई है और आपको बता दें सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है। ये मात्रा अधिक पाई गई है जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड्रिफ जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें जो सिरप से बच्चों की मौत हुई है उसको बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कन्हैया लाल जी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कन्हैया जी, क्या खबर है? डॉक्टर को पकड़ा गया है, क्या पूछताछ चल रही है? जी, यहाँ राज्य स्तर पे भी इसकी जांच चल रही है और राज्य सरकार द्वारा भी क्या बोलते हैं उसको मोहन यादव ने आखिरी निर्देश दिए हैं कि जो सिरप की शीशी से जो छिंदवाड़ा में कुछ बच्चों की मौत होने के कारण उस पर एक्शन लिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में ये सिर्फ बंद करवाने के आदेश जारी किए गए हैं और डॉक्टर को जो गिरफ्तार किया गया है उस पर कड़े एक्शन लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भी और तमिलनाडु सरकार द्वारा भी जांच चल रही थी यहाँ पर और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा उस पीड़ितों को, परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो डॉक्टर को तो पकड़ लिया गया है लेकिन जो फार्मा कंपनी है उस पर कब कार्रवाई की जाएगी? जी, बताना चाहूंगा क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वहां पर अभी जांच चल रही है और जो वो कंपनी सिर्फ की जो कंपनी बनाई गई है उसके जो भी प्रोजेक्ट है उस पर बैन लगा दिया गया है और जो कंपनी जो है कांचीपुरम में पाए गए है जो वो कंपनी है वहां पर भी बैन लगा दिया जाएगा
क्योंकि अभी उसमें तमिलनाडु टीम और राज्य सरकार द्वारा भी वहां पर जांच चल रही है और आज ही रिपोर्ट आई है, तो उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मोहन यादव ने भी लिस्ट पर लिखकर पोस्ट किया है कि जो ये घटना हुई है, जो बच्चों के साथ में जो ऐसा हुआ सिर्फ किसी से इस तरह का हुआ है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में इस पर बैन लगा दिया गया है। कन्हैयालाल जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जो डॉक्टर ने ये दवाई प्रिस्क्राइब करी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अगले सप्ताह यानी 8 से 9 अक्टूबर को भारत का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे। यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का आकलन करेंगे। ये साझेदारी विजन 2035 रोड मैप के तहत होगी। ये 10 साल की योजना व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों को शामिल करती है। 9 अक्टूबर को मुंबई में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता द्वारा पेश किए गए अवसरों पर व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस के 6ठे संस्करण में भाषण देंगे और इनोवेटर्स, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के आवास पर हुए ग्रेनेड हमला मामले में 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया है। इस बात की जानकारी एनआईए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह आरोप पत्र विशेष एनआईए अदालत में दाखिल किया है। आरोप पत्र में 2 गिरफ्तार आरोपियों सैदुल अमीन और अभिजोत जांगड़ा और 2 फरार आरोपियों कुलबीर सिंह सिद्धू और मनीष उर्फ काका राणा के नाम शामिल हैं। इन पर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 7 अप्रैल 2025 की रात जालंधर में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने 12 अप्रैल को जांच अपने हाथ में ली। जांच में पता चला कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता कुलबीर सिंह ने अपने सहयोगी मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर एक आतंकवादी गिरोह बनाया था। इस गिरोह का उद्देश्य पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाना था, जनता में दहशत फैलाना था और जबरन वसूली के जरिए बीकेआई के लिए धन जुटाना था। और आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है। इसके रिनोवेशन के लिए केजरीवाल पर 45 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया गया था। ये बंगला 6 फ्लैग रोड पर मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक बंगले के गेस्ट हाउस में तब्दील होने के बाद इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम समेत अन्य सुविधाएं होंगी। अन्य गेस्ट हाउस की तरह ही अधिकारी मंत्री भी यहां ठहर सकेंगे और किराया भी भरेंगे। इसके अलावा अन्य गेस्ट हाउस की तरह यहां ट्रेडिशनल फूड मिलेगा, जिसका लुफ्त आम जनता भी ले सकेगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिलने की तैयारी में है। और आपको बता दें, बंगले की देखरेख के लिए 10 कर्मचारी तैनात हैं जो साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं संभालते हैं। अरविंद केजरीवाल साल 2015 से 2024 तक पूरे 9 साल तक इस बंगले में परिवार समेत रहे हैं। इसके रिनोवेशन पर हुए खर्च पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था। बंगले को शीश महल नाम दिया गया था। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल। रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। अब शीश महल को गेस्ट हाउस में तब्दील कर रही है दिल्ली सरकार, क्या कहेंगे? वो दिल्ली सरकार का निर्णय है और जनता का ध्यान भटकाने का लगातार प्रयास है। जनता का ध्यान आ रहा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इन्होंने क्या काम किया है, उस पे तो ये कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अभी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष यमुना घाट पे डूब जाते हैं, सीएम साहब रील बनाती रहती हैं, तो इन पर कोई जवाब नहीं, जल भराव पर कोई जवाब नहीं, बिजली कटौती पे कोई जवाब नहीं, अस्पतालों की बदहाली पे कोई जवाब नहीं। तो ध्यान भटकाना है, इसलिए शीश महल का मुद्दा बार बार लाना है। जब हम 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि हम शीश महल खोल रहे हैं, तो भाजपा की ही पुलिस ने उनको जो है
उसको दिखाने से, पत्रकारों को दिखाने से रोक दिया। फिर हमने कहा कि हम शीश महल भी खोल रहे हैं और पीएम आवास जो 2700 करोड़ का बना है हम उसको भी दिखाएंगे। वहां पे 10-10 लाख रुपए का पेन रखा हुआ है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन वो भी नहीं दिखाने दिए गए। तो ये सब केवल नौटंकी है, केवल दिखावा है। लेकिन रमाकांत जी, अब तो पूरी जनता के लिए और खोला जा रहा है एज ए गेस्ट हाउस। अच्छी बात है, खोलना चाहिए। हम तो पहले ही खोलने के पक्ष में थे। सीएम आवास भी खोलना चाहिए, पीएम आवास भी खोलना चाहिए, और तमाम राज्यों में जहां जहां सीएम आवास है एक बार जरा वहां भी कैमरा घुमाना चाहिए पत्रकारों को। मैं तो ये कहूंगा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। असली मुद्दे हैं, आज इनकी जहरीली दवाई पीने से सैकड़ों बच्चे मौत की स्थिति में हैं, कईयों की किडनी खराब हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं कि वो कंपनी ठीक है, वो कंपनी के समर्थन में खड़े हैं। जो हजारों बच्चों की, सैकड़ों बच्चों की जान लेने पे तुली है, जहर बेच रही है, उसके समर्थन में क्यों भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्यों उनके मंत्री खड़े हैं? आज जवाब इनको ये देना चाहिए। और भाजपा के गजब नेता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक एकड़ में 180 कुंटल गेहूं उत्पादन करेंगे हम। तो इनको जमीनी हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। किसान पुत्र होने का दावा करते हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात करने लग गया, सॉरी। तो ये किसान पुत्र होने का दावा करते हैं और किसानी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। नए जमाने के पप्पू भारतीय जनता पार्टी के सीएम साबित हो रहे हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, केजरीवाल जिसमें रहते थे उससे शीश महल कहा गया था और अब उसे गेस्ट हाउस के रूप में खोलने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल रहे थे केजरीवाल इस घर में, और आपको बता दें बीजेपी ने इसे 45 करोड़ का शीश महल भी कहा था, और अब दिल्ली सरकार इसे गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर आज गुहार लगाई गई है, और आपको बता दें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एस.पी. सुनवाई करेंगी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और गीतांजलि ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। दरअसल वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें 24 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अधिनियम 26 को गिरफ्तार किया था। हिंसा में आपको बता दें 4 लोग मारे गए थे। सोनम के अलावा लेह की स्थानीय जेल में बंद 56 आंदोलनकारियों में से 26 को 2 अक्टूबर को छोड़ दिया गया। इन पर गंभीर धाराएं नहीं थी। 30 लोग अभी भी जेल में हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।